हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई जानें गईं, उसके बाद सीमा पर तनाव मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी हाँ, बिल्कुल। स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की। उसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। सही कहा। आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं घटनाओं को समझने की। क्या दावे थे, क्या जवाबी दावे थे, दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी। हाँ, बिल्कुल। और ये सारी उथल-पुथल उसी हमले के बाद शुरू हुई जिसने तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया था। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, ये था क्या असल में, और निशाने पर कौन थे? देखिए, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों शामिल थे। अच्छा, तीनों सेनाएं? जी। और लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर भी। अंदर मतलब पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में? हाँ, बिल्कुल। जैसे लश्कर-ए-तैयबा का सवाई नाला कैंप है या फिर जैश-ए-मोहम्मद का मुरीद के वाला सेंटर। इन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुरीद के, हाँ। और एक दिलचस्प बात यह भी थी कि इस बार जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, सरकारी प्रेस ब्रीफिंग, उसे 2 सीनियर महिला अधिकारियों ने लीड किया। हाँ, मैंने भी देखा था। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। जी बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा कि ये कार्रवाई 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में है। इसका अपना एक सिंबोलिज्म भी था। सही बात है। तो फिर पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया? जाहिर है उनकी तरफ से भी कुछ दावे आए होंगे। पाकिस्तान ने फौरन भारत पर आरोप लगाया कि उन्होंने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है, एक मस्जिद पर हमला किया है। ओह। और ये भी कहा कि इसमें बच्चे और आम नागरिक मारे गए। साथ ही उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि पाकिस्तान में कोई आतंकी कैंप्स हैं भी। मतलब सिरे से इनकार। बिल्कुल। और मिलिट्री लेवल पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की बात कही। दावा किया कि भारतीय जेट गिराए हैं। जेट गिराए, इसका कोई सबूत मांगा गया तो सोशल मीडिया का हवाला दिया, तो उसकी पुष्टि मुश्किल है। पर हाँ, उन्होंने राजौरी, पुंछ जैसे हमारे बॉर्डर एरिया में भारी गोलाबारी की। हाँ, वहां से खबरें आ रही थी। और दुर्भाग्य से उसमें भारतीय नागरिकों की जानें भी गईं। फिर ड्रोन और मिसाइल हमलों के दावे भी किए भारत के ठिकानों पर। तो मतलब जमीन पर एक्शन के साथ साथ एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो गया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो तो जबरदस्त तरीके से चला। दोनों तरफ से नुकसान और हमलों पर एकदम उल्टी खबरें आ रही थी। हाँ, मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी। कुछ भारतीय न्यूज चैनल्स की रिपोर्टिंग तो अविश्वसनीय थी। जैसे इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया या नेवी का जहाज लाहौर पहुंच गया। लाहौर? नेवी का जहाज? हाँ, मतलब ऐसी बात है। सरकार को फिर गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी कि भाई ये गैर जिम्मेदाराना कवरेज बंद करें। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे स्काई न्यूज, उन्होंने मुरीद के में आतंकी ठिकाने के सबूत भी दिखाए, कुछ टिकटॉक वीडियोस वगैरह। अच्छा, टिकटॉक वीडियोस। हाँ, जो वहां से पोस्ट हुए थे और आतंकी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। और पाकिस्तान जो कह रहा था कि उनके यहाँ कैंप नहीं है, वो उनके अपने रक्षा मंत्री के पुराने बयानों से ही मेल नहीं खाता था। स्काई न्यूज के रिपोर्टर ने उन्हें याद भी दिलाया था। ये तो बड़ा विरोधाभास है। अच्छा, फिर तनाव बढ़ता गया और अमेरिका जो पहले कह रहा था कि ये भारत पाक का आपसी मामला है, वो अचानक एक्टिव हो गया। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था। शुरू में तो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उन्होंने कहा कि अमेरिका दखल नहीं देगा। हाँ, बयान आया था उनका। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनका स्टैंड बदल गया। फिर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि अमेरिका को कोई बहुत खतरनाक इंटेलिजेंस मिली थी। खतरनाक इंटेलिजेंस? किस बारे में? ऐसा लगता है कि चिंता तब बढ़ी जब भारत ने रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर हमला किया। नूर खान एयरबेस? जी। और ये एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन यानी SPD हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास है। SPD ही उनके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को देखती है। ओह, तो मतलब न्यूक्लियर एंगल। बिल्कुल। इसी प्रॉक्सिमिटी की वजह से शायद न्यूक्लियर हथियारों की सेफ्टी और कहीं तनाव बेकाबू न हो जाए, इसको लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई। और इसके फौरन बाद ही वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने सीधे PM मोदी को फोन किया। तो क्या वाकई में परमाणु युद्ध का खतरा बन गया था? पाकिस्तान की जो रेड लाइंस हैं परमाणु इस्तेमाल को लेकर, क्या वो क्रॉस हो रही थी? देखिए, जनरल खालिद किदवई ने 2002 में 4 शर्तें बताई थी। पाकिस्तान के पूर्व SPD चीफ। हाँ, वो 4 शर्तें क्या थीं? कि अगर भारत पाकिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर ले, या पाकिस्तानी फौज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए, या आर्थिक नाकेबंदी कर दे, या फिर पाकिस्तान में बड़ी राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दे, तो इन 4 सूरतों में वो परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ, उसको देखें तो ऐसा नहीं लगता कि भारत इनमें से किसी रेड लाइन के नजदीक भी पहुंचा था। तो फिर अमेरिका की चिंता क्या थी? लगता है कि चिंता शायद हथियारों के इस्तेमाल से ज्यादा उनकी सेफ्टी को लेकर थी, और कहीं ये लड़ाई हाथ से ना निकल जाए, कंट्रोल से बाहर ना हो जाए।
एस्केलेशन का डर था। अच्छा, तो ये सब रुका कैसे फिर? सीज फायर कैसे हुआ? काफी हाई लेवल मीटिंग्स हुई, डिप्लोमेसी चली और सबसे जरूरी दोनों देशों के डीजीएमओज मतलब डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस उनके बीच हॉटलाइन पर बात हुई। हॉटलाइन पर? जी। उसके बाद दोनों देश शाम 5 बजे के बाद मिलिट्री एक्शन रोकने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो खैर क्रेडिट लेने की कोशिश की, हाँ, वो तो करते ही हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ने काफी नपे तुले बयान दिए। पर भारत ने एक बात साफ कर दी क्या? कि भविष्य में अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे केसूस बेली माना जाएगा, यानी युद्ध का कारण। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका सीधा मकसद था पाकिस्तान के लिए टेररिज्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कीमत बढ़ाना, मतलब डिटरेंस कॉस्ट को बहुत ऊंचा कर देना। लेकिन क्या सीज फायर टिका? उल्लंघन की खबरें भी तो आईं। हाँ, घोषणा के तुरंत बाद ही कुछ वायलेशन की खबरें आई थीं, तो स्थिति नाजुक बनी रही। तो अगर हम इस पूरी कार्रवाई का एक रणनीतिक हासिल देखें तो क्या कहेंगे? क्या भारत अपने लक्ष्य में कामयाब रहा? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो यही था कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को स्पॉन्सर करने की कीमत इतनी बढ़ जाए कि वो उसके लिए सस्टेनेबल ना रहे। हाँ, कॉस्ट बढ़ जाए। और ऐसा लगता है कि वो कॉस्ट बढ़ी है। भले भारत को भी कुछ नुकसान हुआ हो, जैसे वो प्लेन खोने की औपुष्ट खबरें थीं, जी। लेकिन जैसा मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक ट्रेंड पायलट की वैल्यू प्लेन से कहीं ज्यादा होती है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की सोच बदलने की कोशिश थी, ये दिखाने की कि अब टेररिज्म का इस्तेमाल बिना गंभीर नतीजों के नहीं हो सकता। लेकिन इसकी एक मानवीय कीमत भी है। बिल्कुल है। खासकर जो लोग सीमा पर रहते हैं, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ये भी एक सच्चाई है। तो आखिर में सवाल यही है कि आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये शांति है या तूफान से पहले वाली शांति है? रणनीतिक रूप से देखें तो हाँ, डेटरेंस कॉस्ट बढ़ी है, ये साफ है। लेकिन जब दो पड़ोसी देश न्यूक्लियर पावर हों, तो पारंपरिक लड़ाई की भी अपनी सीमाएं होती हैं। हाँ, ये तो है। स्थिरता अभी भी बहुत नाजुक है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह की मिलिट्री कार्रवाइयां सच में लंबे समय के लिए शांति ला सकती हैं, या फिर ये अनजाने में भविष्य के टकरावों के लिए और ज्यादा जटिल हालात पैदा कर देती हैं? ये एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल, इस पर लगातार सोचने और समझने की जरूरत है।